गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए थे। पिछले वीडियो में चैप्टर 1 जो कि कोल्ड वॉर है फर्स्ट बुक का, उसका हम लोग कोल्ड वॉर का डेफिनेशन देखे। उसके डेफिनेशन के साथ साथ कोल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कैसे जो है जुड़ा हुआ है, और फिर रीज़न ऑफ कोल्ड वॉर्स वगैरह देखे थे। रीज़न ऑफ कोल्ड वॉर में एक टॉपिक आया था कि दोनों के बीच जो है ना आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था, आइडियोलॉजिकल रेस भी था। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच। यूएसए कैपिटलिज्म इकोनॉमिक मॉडल को अपना रहा था, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को अपना जो प्रमोट कर रहा था, और यूएसएसआर सोशलिज्म आइडियोलॉजी को या इकोनॉमिक मॉडल को प्रमोट कर रहा था। उसी को हम लोग आगे देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिज्म क्या था और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, या आज के डेट में भी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं है क्या कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये हमारे टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक में दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किस बात का था, तो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी और सोशलिज्म आइडियोलॉजी, ये दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट था। कैपिटलिज्म को कौन प्रमोट कर रहा था, अमेरिका प्रमोट कर रहा था, और सोशलिज्म को कौन प्रमोट कर रहा था, तो यूएसएसआर सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था। अब होता क्या है, इस चीज़ों को पहले हम लोग समझते हैं। जो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अमेरिका प्रमोट कर रही थी, अमेरिका खुद भी अपनाई थी और अमेरिका प्रमोट कर रही थी। अमेरिका चाहती थी पूरी दुनिया की कंट्रीज जो है वो ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को अपनाए, और फाइनेंशियली मदद भी कर रही थी अमेरिका। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो भी कंट्रीज कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम अपनाती है वहाँ पर सभी चीज़ जो है फ्री रहता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। उस कंट्रीज के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन सारे रिसोर्सेज पर जो है वो फ्री छोड़ा हुआ रहता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट कहती है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगाए, इसी रिसोर्सेज का जो है वो इस्तेमाल करे और जो है प्रोडक्शन देश में करे, ठीक है, उस नेशन में प्रोडक्शन करे। और उस प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई फैक्ट्री ऑनर है, तो वो जो मजदूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मजदूर उसके यहाँ काम कर रहे हैं, उस मजदूर का भी वेजेस वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तरीके से जो है वो तय करता है। अगर उसके पास जो है लेबर ज़्यादा होता है तो कम पैसे में काम करवा लेता है, और लेबर कम होता है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा दे करके काम करवाना पड़ता है। मतलब ये कहीं ना कहीं फ्री मार्केट पर डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर लेबर अगर ज़्यादा है तो जो है कम पैसे में भी वो काम करवा लेगा, कम है तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्शन होता है उस कंपनी और फैक्ट्रीज़ में, तो उस फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्शन का प्राइसेस भी, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं तय करती है। जैसे गवर्नमेंट वहाँ पर वेजेस भी नहीं तय कर रही थी, तो प्राइसेस भी यहाँ पर तय नहीं कर रही है, ठीक है। प्राइसेस भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओनर खुद तय करता है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो वो प्राइसेस ज़्यादा रखेगा, मार्केट में डिमांड कम है तो प्राइसेस कम में भी बेच देगा। तो इसीलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पर ये बेस्ड होता है, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल एकदम ना के बराबर होता है। लेकिन ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम में अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। इमेजिन कीजिए जहाँ पर लेबर ज़्यादा है, इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजदूर उससे सस्ते में काम करवा ले रही है। जो फैक्ट्री में लेबर्स हैं ज़िंदगी भर काम करने के बावजूद भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, और जो चंद लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो किसी के पास अगर 10 करोड़ है तो 100 करोड़ बना ले रही है, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ बना ले रही है। तो इस तरीके से जिसके पास पैसा है, पूंजी है, वो अमीर अमीर होता चला जाता है, और जो गरीब है वो गरीब गरीब होते चले जाते हैं। तो ऐसा ही हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए कैपिटलिज्म अमेरिका प्रमोट कर रही थी। कैपिटलिज्म को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं ये भी बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस मार्केट में वेजेस भी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय हो रहा है। वेजेस क्यों? अगर लेबर ज़्यादा है तो वेजेस कम होगा, लेबर कम है तो वेजेस ज़्यादा होगा, ठीक है, इस हिसाब से तय हो रहा है। प्रोडक्शन जो हो रहा है उस प्रोडक्शन का प्राइस भी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कौन तय कर रहा है? डिमांड के हिसाब से तय हो रहा है, ठीक है। और इंडस्ट्री फैक्ट्री ओनर अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा कर देगा, इस हिसाब से तय होता है।
यहाँ लिखा भी हुआ नो गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, ठीक है। मेन मकसद क्या होता है यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चूंकि प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, ठीक है, ज्यादातर चीज प्राइवेट लोग जो है वो इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह बैठा रहे, तो मेन मकसद इन लोगों का प्रॉफिट कमाना है। तो इसीलिए जिसके पास पैसा है, पूंजी है, वो प्रॉफिट कमाने के मकसद से इन्वेस्टमेंट करता है, सोशल वेलफेयर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, मतलब अमीर और गरीब के बीच जो है गैप बढ़ता चला जाता है। क्यों? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएगा और पैसे से पैसा कमाता रहेगा और कमाएगा, ठीक है। लेकिन इसी का ठीक उल्टा जो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है। यहाँ पर जो यूएसएसआर जो है वो अपनाई हुई थी, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में क्या है, ठीक इसका उल्टा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल में जो भी कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाती है, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट खुद ही इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह जो है बैठाती है, वो उस इंडस्ट्री फैक्ट्री में जो मजदूर काम करने वाले हैं, ठीक है, उस मजदूर का वेजेस भी गवर्नमेंट खुद अपने तरीके से तय करती है। गवर्नमेंट अच्छा जो है उसको वेजेस भी देती है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन का जो है जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका दाम भी, उसका रेट भी या प्राइसेस भी गवर्नमेंट तय कर रही है। और गवर्नमेंट ये चीज़ सोच करके तय करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ को खरीद पाएंगे या नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को एफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो चीज़ों का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका दाम भी कम ही होता है। और इस इंडस्ट्री और फैक्ट्री से गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से गवर्नमेंट जो है रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ या और भी जो बेसिक नीड की जो ज़रूरियात होती है लोगों की, ठीक है, गवर्नमेंट फ्री में या कम से कम दामों में जो है अवेलेबल करवाती है, ठीक है। इसीलिए ऐसे इकोनॉमी में अमीर और गरीब के बीच जो है वो गैप कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? कोई प्राइवेट चीज़ होता नहीं है, सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो अमीर वर्ग जिसको कहते हैं, रिच क्लास जो कहते हैं, तो उसकी वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो प्रॉपर्टी वगैरह सब गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। और इसमें ये इक्वलिटी पर बेस्ड सोसाइटी होता है। सबको गवर्नमेंट की कोशिश होती है सोसाइटी में इक्वलिटी हो, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम को या सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे, मतलब कि सभी की तरक्की हो, सभी की भलाई हो, ठीक है। हम इसको देखते हैं यहाँ इस सिस्टम में क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जितना भी रिसोर्सेज है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। एंड इकोनॉमी एंड इट्स रिसोर्सेज है ये, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमी, यहाँ पे ऑन होगा, ऑन द इकोनॉमी एंड इट्स रिसोर्सेज। एम क्या होता है? एम इज टू सोशल वेलफेयर, ठीक है। एम इज द सोशल वेलफेयर, मतलब गवर्नमेंट चाहती है सभी आम आवाम की तरक्की हो, सोशल वेलफेयर हो। यहाँ पर एम क्या था? यहाँ पर प्रोडक्शन का एम था प्रॉफिट कमाना, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन का एम है आम आवाम की तरक्की हो, सभी लोग जो है ना उस फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। जो है गवर्नमेंट चाहती रहती है सोसाइटी में इक्वलिटी हो। तो यही सोशलिस्ट और जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल दोनों में फ़र्क था। बताए थे अमेरिका जो है चाहती थी, अमेरिका कैपिटलिज्म को अपनाई थी, पूरी दुनिया में अमेरिका चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज पूरी दुनिया की कैपिटलिज्म इकोनॉमिक मॉडल को अपनाएं, और जो है ना यूएसएसआर चाहती थी सोशलिज्म इकोनॉमिक मॉडल पूरी दुनिया की कंट्रीज अपनाएं। और ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और यूएस और यूएसएसआर के बीच जो कोल्ड वॉर था, इस कोल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, जिस ग्रुप को हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड कहा गया, ठीक है। ईस्टर्न अलायंसेज और वेस्टर्न अलायंसेज कहा गया। और ये डिवीज़न सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कहाँ पर? यूरोप में दिखाई देता है कि यूरोप जो है दो पार्ट में बटा हुआ था। वेस्टर्न यूरोप जो है अमेरिका के फेवर में था, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया। ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के फेवर में था, जिसको सेकंड वर्ल्ड कहा गया। और यूरोप में ही बंटवारा नहीं था, ये डिवीज़न इतना ज़्यादा कंट्रास्ट था, इतना ज़्यादा जाहिर था कि हम देखते हैं यूरोप की एक कंट्री है जर्मनी, जर्मनी भी दो ग्रुप में बटी हुई है, वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न जर्मनी। हद तो तब हो जाती है कि जर्मनी ही नहीं, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन में भी लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं, ठीक है। आधी जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी अमेरिका के फेवर में और ईस्टर्न जर्मनी यूएसएसआर के फेवर में। और ये डिवीज़न इतना कंट्रास्ट होता है कि बर्लिन में एक दीवार खींच दी जाती है, एक कंक्रीट की दीवार खींच दी जाती है, ईंट की दीवार खींच दी जाती है, जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं। बर्लिन की दीवार
1961 में जो है वो खींची गई थी। 28 किलोमीटर की 150 किलोमीटर की ये दीवार होती है और ये 28 ईयर्स तक ये दीवार रहती है। 1989 में बर्लिन की दीवार जो है वो तोड़ दी जाती है। तो बर्लिन की दीवार को अक्सर जो है वो आयरन कर्टन के नाम से भी पुकारा जाता है, आयरन कर्टन भी कहा जाता है। क्यों? जैसे आयरन जो है वो ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो वैसे ही कंक्रीट की दीवार थी। ठीक है, सोशलिज्म वाले उस तरफ, कैपिटलिज्म वाले इस तरफ, इस तरीके से डिवीज़न होता है। ठीक है, और इस डिवीज़न के दौरान बहुत सारे अलाइंसेस बनते हैं, जैसे कि बताए थे वेस्टर्न अलाइंसेस, ईस्टर्न अलाइंसेस। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, सेकंड वर्ल्ड कहा गया, फिर जो है ना और भी अलाइंसेस वगैरह बनते हैं, जैसे नेटो है, ठीक है, वार्सा पैक्ट है, और भी सीटो है, सेंटो है, इन सब अलाइंसेस। तो पूरी दुनिया में जो दो ग्रुपिंग बटी हुई थी, जो अलाइंसेस सब बनी, ठीक है, उन सब अलाइंसेस को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। वो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक आप लोग जो है वीडियो के लिए बने रहिए। और आपके जो भी साथी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या और भी किसी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस वगैरह की, तो उस तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।